हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। आज है पार्ट 11। इसमें पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ आर्ट, परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक लेबोरेटरी, मतलब खुशबू वाले पौधों की बात हो रही है इसमें। सगंध पौध केंद्र सेलाकुई देहरादून, इसका इंग्लिश में नाम है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, सेलाकुई में है, देहरादून में। सगंध कृषि प्रसार, सगंध रिसर्च, सगंध प्रसंस्करण व सगंध संवर्धन हेतु जो है 40 करोड़ रुपए की लागत से 6 अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो ये बहुत सिंपल है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट ऑफ आर्ट, परफ्यूमरी एंड एरोमेट्री लेबोरेटरी की बात हो रही है कि एक लैब खुली गई है सगंध पादप केंद्र, मतलब सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स है सीलाकुई में, देहरादून में। वहाँ पे जो है लैब खोली गई है और 40 करोड़ की लागत में ये खोली गई है। बस इतना है इसका मतलब। अब हिमालयन कल्चर सेंटर, यह एक राज्य स्तरीय संग्रहालय है। हिमालयन कल्चर सेंटर क्या है? एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, जिसका निर्माण 67 करोड़ लागत से गढ़ी कैंट देहरादून में हुआ है। तो हिमालयन कल्चरल सेंटर क्या है? ये एक म्यूजियम है और गढ़ी कैंट देहरादून में ये बना गया है। इसमें बाह्य एवं आंतरिक कला दीर्घाय 800 सीटें क्षमता का ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, नाट्यशाला है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर को किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को 2 चीज़ों का वो करा है शुभारंभ। एक है स्टेट ऑफ आर्ट, परफ्यूम एवं एरोमेटिक लेबोरेटरी का, जो कि सेलाकुई में है, और दूसरा है 6 अत्याधुनिक इत्र और सुगंधित प्रयोगशालाओं का निर्माण किया है। 6 जो ये लेबोरेटरी है, 6 लेबोरेटरियों का निर्माण किया है। और हिमालयन कल्चरल सेंटर है, ये कहाँ है? घड़ी कैंट में है, देहरादून में, इसका भी करा है। अब है अस्कोट अभ्यारण्य इको सेंसिटिविटी घोषित। तो अस्कोट कहाँ है? अस्कोट है पिथौरागढ़ में। और ये किसके लिए फेमस है? आपको पता होना चाहिए, ये फेमस है कस्तूरी मृग के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2 दिसंबर 2021 को पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह राज्य का पहला ऐसा इको सेंसिटिव जोन है जिसमें एक भी गांव सम्मिलित नहीं है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ये एक प्लेस होता है जो रिजर्व किया जाता है टू प्रिजर्व सर्टेन स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटेट में और सेफगार्ड करना बायोडाइवर्सिटी को। तो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है अस्कोट अभ्यारण्य। इसको भी याद रखिए कि 1986 इम्पॉर्टेंट डेट है, 1986 को पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। तो अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1986 में स्थापना की गई थी अस्कोट अभ्यारण्य की। और जहाँ पे क्या है? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं या रखे जाते हैं, मतलब होते हैं। और जो कस्तूरी मृग है वो, उसका जो है साइंटिफिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। साइंटिफिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। और इसको हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें जो ये है आपका राज्य पशु, ये हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग। और हम अस्कोट अभ्यारण्य की भी बात कर रहे हैं जो कि इको सेंसिटिव जोन है। पर क्योंकि हम कस्तूरी मृग की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जो कस्तूरी मृग है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पाया जाता है, ये हिमाचल में भी पाया जाता है, कश्मीर में भी पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है। तो ये पूरी इस बेल्ट में पाया जाता है, ये हिमालयन एरिया की बेल्ट में ऊपर, जैसे वेस्टर्न हिमालयाज़ में और सेंट्रल हिमालयाज़ में और सिक्किम तक पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है उधर नहीं पाया जाता अरुणाचल प्रदेश साइड, मतलब अरुणाचल प्रदेश साइड में इतना वो है भी नहीं, मतलब वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज है इधर की साइड से। इधर ज़्यादा हायर माउंटेन्स है, तो शायद हाई एल्टीट्यूड के कारण आपको ये जो पशु है ये कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में दिखाई देते हैं। और जो अगर हम उत्तराखंड की बात करें स्पेसिफिकली, तो उत्तराखंड में ये कहाँ दिखते हैं? ये केदारनाथ में दिखते हैं, फूलों की घाटी में दिखते हैं, उत्तरकाशी में दिखते हैं, पिथौरागढ़ के जनपद में दिखते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि केदारनाथ आपको रुद्रप्रयाग में आ गया, फूलों की घाटी आपको चमोली में आ गया, उत्तरकाशी आपको उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो इस तरह से जो है ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड के पाए जाते हैं। और ये 2000 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा ऊंचाई में पाने जाने वाले हैं। इनका रंग भूरा होता है और जो नर होते हैं ना, सिर्फ उसमें कस्तूरी मिलती है। तो इसलिए इस तरह से जो है कस्तूरी मृग इम्पॉर्टेंट है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या था? मास्कस काइसोगास्टर। और ये इको सेंसिटिव जोन में आ गया है अस्कोट अभ्यारण्य। और अस्कोट कहाँ है? अस्कोट है आपका पिथौरागढ़ में। और 1986 में ये अभ्यारण्य बना था,
ठीक है। अब इसके बाद अगला है हिमालयन कल्चर सेंटर की हम बात कर अगला हम बात करें चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग। तो ये याद ही होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है इसका गठन किया था, पर अब ये जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको भंग कर दिया है। तो हम पढ़ते हैं इसमें डिटेल में है क्या। 30 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय दिसंबर 2019 में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड संबंधी विधेयक पास किया गया था। 2019 में ये पास किया गया था और 25 फरवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी कर बोर्ड का गठन किया गया था। तो इसमें जो है राज्य के 51 मंदिरों का प्रबंधन बोर्ड के हाथ में आ गया था, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो मतलब इसमें ना सिंपल सा ये समझ लो कि चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड क्या है। कि इसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 में बनाया था, इसका बोर्ड बन गया था और 51 जो मंदिर हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 51 जो मंदिर हैं उसका प्रबंधन बोर्ड के पास आ गया था और जिसका जो है काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। पर अभी क्या होता है कि हर मंदिर को मंदिर की खुद की कमेटी चलाती है, जैसे रावल पुजारी जो है बद्रीनाथ को चलाते हैं। तो पर ये बोर्ड बनने के बाद जो है बोर्ड उसको मेंटेन कर रहा था, मतलब एक तरह से स्टेट मैनेज कर रहा था मंदिरों को, ये कोशिश की गई थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये पहल थी, 2019 में हुई थी। और अब आज की डेट में जो है 2021 में 30 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था। अब आगे श्री सेम नागराज मेला राजकीय घोषित। तो इसमें ना राजकीय मेला घोषित किया है, ये तो सही है, पर ये ध्यान रखो कि सेम नागराज जो मंदिर है ये टिहरी में है। सेम नागराज मंदिर कहाँ है? टिहरी में है। इसको थोड़ा और दिमाग में याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब इसकी मान्यता है। हमारे गांव के साइड में जो हूँ पौड़ी को बिलोंग करती हूँ। डमरारा मेरा ससुराल है और केष्टा मेरा मायका है। तो मैंने अपने बचपन में अपने मम्मी पापा के टाइम पे मतलब जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी पापा सेम मंदिर गए थे, तो वहाँ की फ़ोटोज़ मैंने देखी है। तो वो काफ़ी मान्यता है, क्योंकि हमारे जो कुल देव हैं वो नागार्जुन हैं और नागराजा हैं, और साथ में वो भी हैं, नरसिंह देव भी है। और सेम मेरे जो है ससुराल में भी सेम है, नागराजा नरसिंह देव। और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि बचपन में उन्हें सफ़ेद दाग जैसा कोई इश्यू हो गया था, तो वो लोग गए थे, तो सेम नागराज वहाँ पे कोई मंदिर में कोई पानी है, कुछ कुंड है, क्या है मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, पर वहाँ का पानी लेके आए थे और फिर उनके हाथ में अप्लाई किया था, तो उसका जो सफ़ेद दाग जैसी चीज़ बन रही थी उनकी, वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जो है काफ़ी मान्यता है इसकी पौड़ी के जगहों में, और मेरे हिसाब से शायद उत्तराखंड के बाकी जगहों में भी इसकी स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी मान्यता होगी। तो इसलिए इसको याद रखना चाहिए कि श्री सेम नागराज जो मंदिर है ये वासुकी जी का मंदिर है शायद से, और ये जो है आपके टिहरी में है। पुष्कर सिंह धामी ने प्रतापनगर टिहरी के निकट सेम मुखेम में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सेम नाग राजा त्रिवार्षिक मेले को, त्रिवार्षिक मतलब 3 साल में एक बार होने वाले मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, त्रिवार्षिक, मतलब हर साल नहीं होता ये मेला, 3 वर्षों में एक बार होता है ये मेला। तो क्या है, जो ये श्री सेम मुखेम नागराजा मेला है, ये त्रिवर्षीय मेला है और इस मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। अब अगला है राज्य के 3 वीरों को शौर्य चक्र मिला 22 नवंबर 2021 को। ये 2021 का डाटा है, तो ये पुराना डाटा हो गया, तो इसको इतने डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो जो है वीरों को शौर्य चक्र मिला है वो दिल्ली राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में उत्तराखंड के शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा व हवलदार अजयवीर सिंह चौहान डबल जोनसार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। पुलवामा हमले के बाद किए गए ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकवादियों को मारकर शहीद हुए मेजर ढोंडियाल की मां और पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया। ज्योति लामा व अजयवीर को भी आतंकवादियों से मुठभेड़ में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन करने के लिए यह सम्मान दिया गया। तो ये जो हमारे 3 हैं, तो इसमें है ना एक चीज़ हमें जानना, मतलब इनके मुझे लगता है नाम याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2021 का डाटा है। इसमें बस हम एक याद कर सकते हैं कि मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है और ये पुलवामा अटैक से रिलेटेड हैं, हमले से रिलेटेड है, इसलिए इतना याद रख सकते हैं, पर इसे छोड़ के ज़्यादा लग नहीं रहा है। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये है शौर्य चक्र। ये क्या होता है, ये आपका जो है ब्रेवरी का मेडल होता है, और 3 इसके स्टेप्स हैं। जैसे होता है ना आपका
भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है, वैसे इसके ये जो है फाइटिंग में, मतलब आर्मी में जो है, आर्मी के ये 3 वो होते हैं, मेडल्स होते हैं, ब्रेवरी के, वैलोर के मेडल्स होते हैं 3 टाइप के, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा हर साल मिलते हैं। तो ये 3 टाइप के में शौर्य चक्र जो है सेकंड नंबर पे, सबसे बड़ा होता है वीर चक्र। वीर चक्र के बाद आता है शौर्य चक्र, और शौर्य चक्र के बाद आता है युद्ध सेवा पदक। तो ये है डिटेल में इसके बारे में। अब अगले है IMF की अध्यक्ष बनी हर्षवंती बिष्ट। IMF है क्या? IMF है भारतीय इंडियन पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। IMF की अध्यक्ष कौन बनी है? IMF की प्रोफेसर हर्षवंती बिष्ट। ये क्या है? ये पहली महिला अध्यक्ष हैं IMF की। और डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट के बारे में यह है कि डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी का जन्म 1954 में पौड़ी में हुआ था। तो ये पौड़ी की हैं, मेरे गांव की साइड की हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट की है, मतलब पौड़ी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और 1981 में ये नंदा देवी व 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर आरोहण करने वाले अभियान दल में सदस्य के रूप में भाग लिया था। इनको अर्जुन पुरस्कार 1981 में मिला है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 1981 में इन्होंने नंदा देवी के ऊपर चढ़ाई करी थी। 1981 में इन्होंने नंदा देवी के ऊपर चढ़ाई करी थी। 1981 में इन्होंने नंदा देवी के ऊपर चढ़ाई करी थी और 1981 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल गया था। फिर 1984 में जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दल की सदस्य थी। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन की जो है अब पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं IMF की। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है अपनी सरकार एवं उन्नत पोर्टल। ये गुड गवर्नेंस के अंदर बहुत अच्छा है। ये अगर क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर फॉर गुड गवर्नेंस तो उसके हम लिखेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर कि किस तरह से गुड गवर्नेंस का इन्वॉल्वमेंट है। तो उसमें हम लिख सकते हैं उत्तराखंड का ऐप नहीं कहेंगे इसे, उत्तराखंड की वेबसाइट अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल। 17 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT सभागार में अपनी सरकार और उन्नत पोर्टल का शुभारंभ किया। ये है क्या? अब राज्य सरकार के 9 विभागों की कुल 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकेगा। तो इम्पोर्टेंट लाइन इसमें क्या है अपनी सरकार एवं उन्नत पोर्टल का कि जो सरकार के 9 विभाग हैं, सरकार के 9 विभाग हैं, उसके 75 जो सेवाएं हैं वो आपको घर बैठे मिल जाएंगी। मतलब नेट के माध्यम से आप ले सकते हैं, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस सीरियल देखा है जो था ऑफिस, तो वो चीज़ नहीं होगा। आप घर में बैठ के आराम से डिजिटली अपने इश्यूज़ का निराकरण कर सकेंगे। तो 9 विभाग की 75 सेवाएं। तो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? 9 विभाग 75 सेवाएं, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 विभाग 75 सेवाएं, 9 विभाग 75 सेवाएं। अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल, अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल, गुड गवर्नेंस ऑफ उत्तराखंड, अपनी सरकार एंड उन्नति पोर्टल। अभी अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं ना, तो गुड गवर्नेंस के ऊपर एक तो आ गया अपनी सरकार अपनी पोर्टल, और एक वो पढ़ा था हमने कि नीति आयोग की तरह ही एक समक्ष मतलब SDG का गोल बनाने वाली एक यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड ने खोली है। उसका नाम क्या था? वो भी गुड गवर्नेंस के अंदर है। उसका नाम था सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, फिर से सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये क्या करती है? हर डिस्ट्रिक्ट को जो है मूल्यांकन करती है, SDG की रेटिंग के हिसाब से उन्हें मार्क्स देती है। और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह हो जाता है, लोग आपस में जो है कम्पीट करके जो है और एक दूसरे को सपोर्ट करके जो है बढ़ते हैं आगे। तो उसमें जो नंबर 1 पे नैनीताल था, नंबर 2 पे देहरादून था, आखिरी में सबसे पहले उधम सिंह नगर था, उसके ऊपर आपका हरिद्वार था। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक तो है अपनी सरकार एवं उन्नत पोर्टल, और दूसरा क्या है? सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। फिर इसके बाद अगला है देश का पहला घास संरक्षण केंद्र। देश का, ये इंपॉर्टेंट है, देश का पहला घास संरक्षण केंद्र, ये कुछ अलग है। 14 नवंबर 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर FRI ने द्रासो, वेरी इंपॉर्टेंट, द्रासो रानीखेत अल्मोड़ा में पिछले 3 वर्ष के प्रयास से 3 वर्ष का प्रयास 3 एकड़ ज़मीन में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र
विकसित किया है। देश का पहला, ये देश का पहला है घास संरक्षण केंद्र। ये जो है देश भर में पाई जाने वाली घासों के लगभग 90 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तो देश भर में पाई जाने वाली 90 प्रजातियों को जो है संरक्षित किया गया है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र, देखो कितना अच्छा है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है, अब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस बार बार का। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र ये कहाँ है, ये द्रासो रानीखेत में, और रानीखेत में कहाँ था, अल्मोड़ा में। द्रासो रानीखेत अल्मोड़ा में। और इसमें है क्या कि देश की विभिन्न 90 प्रजातियों की घासों को जो है एक जगह पे उगाया गया है। एक जगह क्या, 3 साल पहले 3 एकड़ में उगाया गया है। देश का पहला घास संस्करण केंद्र द्रासो रानीखेत। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्रासो रानीखेत। ऐसे ही हमने ना एक और पहले पढ़ा था, जो था वो क्या था, देश का पहला स्पाइस गार्डन। देश का पहला स्पाइस गार्डन हमने पढ़ा था। ये अगर याद हो तो बताओ कहाँ है। स्पाइस मतलब मसाला गार्डन। देश का पहला स्पाइस गार्डन कहाँ है, ये भी रानीखेत में है। सोनी रानीखेत अल्मोड़ा। सोनी रानीखेत अल्मोड़ा, बहुत सिंपल है, देखो दोनों रानीखेत में। देश का पहला जो है घास संरक्षण केंद्र द्रासो रानीखेत में है, और देश का पहला स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत में है। दोनों रानीखेत में, बस 2 अलग अलग एरियाज़ में है। एक सोनी में है। सोनी में क्या है, सोनी में स्पाइस गार्डन है। स्पाइस मतलब मसाला गार्डन। सोनी में है मसाला गार्डन, और द्रासो में है घास संरक्षण केंद्र। फिर उसके बाद है स्वामी राम मानवता पुरस्कार। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम जी की 26वीं पुण्यतिथि पर 13 नवंबर 2021 आयोजित एक समारोह में पिछले 40 वर्षों से सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित विनोबा सेवा आश्रम शाहजहाँपुर यूपी को स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। तो स्वामी राम के नाम पे जो है एक स्वामी राम मानवता पुरस्कार होता है। और इस बार जो है स्वामी राम मानवता पुरस्कार किसको दिया गया है, विनोबा सेवा आश्रम शाहजहाँपुर यूपी में। अच्छा, मैं एक बार और बता दूं कि ये सवाल कभी नहीं आने वाला, ये मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसे कभी नहीं पूछने वाले हैं कि स्वामी राम मानवता पुरस्कार किसको मिला, कि ये इतना बड़ा मतलब है नहीं क्वेश्चन। पर हाँ, स्वामी राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी राम कौन है, क्यों जो उनके नाम पे मानवता पुरस्कार बनता है। मतलब अगर देखो हम, ये एथिक्स में है स्वामी राम जी जो है एथिक्स में आ जाएंगे। अगर आप एथिक्स के क्वेश्चन देते हैं अपने एरिया से रिलेटेड तो स्वामी राम जी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमें याद करना है अपने बाकी प्रीलिम निकालने के लिए, मेंस की बात छोड़ो, प्रीलिम्स निकालने के लिए, तो इसमें यह है कि स्वामी राम जी जो हैं इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। स्वामी राम कौन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हिमालयन जॉली ग्रांट हो गया ये, ठीक है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इंडियन योगा गुरु हैं जो कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं फेमस है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और इनके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इन्होंने डेवलप की है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम स्वामी राम जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्वामी राम जी हैं ये एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्ति थे। ये योग, वेदांत, विज्ञान, चिकित्सा, मनोविज्ञान, अध्यात्म विद्या मतलब योग से रिलेटेड, योग, वेदांत और आध्यात्म विद्या, फिर उसी से मनोविज्ञान भी आ जाता है, और विज्ञान और चिकित्सा, इससे इन सभी क्षेत्रों से उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय थी। 1996 में उन्होंने हिमालय की तलहटी पे गंगा तट पर साधना मंदिर आश्रम स्थापित किया था। तो 1996 में इन्होंने एक आश्रम बनाया था गंगा नदी के तट पे जिसका नाम था साधना मंदिर आश्रम। तो उन्होंने एक आश्रम बनाया था साधना मंदिर आश्रम जो कि गंगा नदी के तट पे था, देहरादून के समीप जॉली ग्रांट में 1989 में। तो ये मेरा बर्थ ईयर हो गया 1989। तो देहरादून के समीप जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी थी। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी थी। कानपुर स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड फिलॉसफी कानपुर में है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड फिलॉसफी। तथा अमेरिका में इसी नाम की संस्था जिसकी शाखाएं इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया, त्रिनिडन, सिंगापुर और कनाडा में भी है, स्वामी जी की ही देन है।
हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड फिलॉसफी। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड फिलॉसफी सिर्फ कानपुर में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसकी अनेक संस्थाएं, जिसकी शाखाएं जो कि है इंग्लैंड में, जर्मनी में, मलेशिया में, त्रिनिडन में, सिंगापुर में, कनाडा में। स्वामी जी एक अच्छे चित्रकार भी थे और कुशल संगीतज्ञ भी थे। उनके संगीत की पुस्तक इंडियन म्यूज़िक, पश्चात जगत में भारतीय संगीत, तो इंडियन म्यूज़िक इनकी बुक है। अगर इंडियन म्यूज़िक बुक पूछेंगे किसकी है, वो स्वामी राम की। इंडियन म्यूज़िक बुक किसकी है, स्वामी राम की है। और इन्होंने कौन से मंदिर बनाया था, साधना आश्रम मंदिर, और इन्होंने जोली ग्रांट की भी स्थापना करी थी। प्रदेश में 4 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला। 13 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नौटियाल, भटगांव, रुद्रप्रयाग को द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्रिकेटर वंदना कटारिया हरिद्वार को अर्जुन पुरस्कार। इसमें जो है इन्हें क्रिकेटर बोला हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ये वंदना कटारिया जी जो है हमारी फुटबॉलर हैं, वो हॉकी प्लेयर हैं, को अर्जुन पुरस्कार, तथा कर्नल अमित बिष्ट, निम्न प्राचार्य व पर्वतारोहिणी शीतल राज को तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया। शीतल राज पर्वतारोहिणी है, ये सही है। अब आ गया पर्यटन के 3 श्रेणी में पुरस्कार। पर्यटन मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता चली है कि पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी। अच्छा, जो पर्यटन श्रेणी है इसमें 12 नवंबर को पुरस्कार प्रदान किया। अब 2022 की भी आ चुके होंगे, और ये मैंने देखा था तो इसमें उत्तराखंड को कोई अवार्ड नहीं मिला है, मध्य प्रदेश को 8 अवार्ड मिले हैं। तो परंतु 2021 में, मतलब 2022 का रिलीज़ हो गया है, और वो नेशनल पर्यटन डे के दिन पर वो दिया गया था। और ये आपको बताना है नेशनल पर्यटन डे कब होता है। तो नई दिल्ली को जो है पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणी, वाइल्ड लाइफ, बेस्ट एडवेंचर व बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड प्रदान किया। साथ ही कॉर्बेट को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन व केदारनाथ को बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन घोषित किया। तो बेस्ट क्या है, कॉर्बेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, ऋषिकेश है एडवेंचर के लिए, और केदारनाथ है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और ये हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने ये अवार्ड लिया। सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने ये अवार्ड लिया। और किसने दिया था, जी किशन रेड्डी जी ने। 2022 में उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। अब हम जरा बात कर लेते हैं सतपाल महाराज जी। होने को ये हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, पर इसके साथ ही कुछ और भी हैं। तो कुछ और क्या हैं, तो सतपाल महाराज जो है हंस महाराज, श्री हंस राम सिंह रावत के 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र थे सतपाल सिंह रावत। सतपाल महाराज का जन्म 1951 में हुआ। 1966 को ये अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में आध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे, और इन्होंने अग्रणी समाज सेवा संस्थान, इनकी एक संस्थान है समाज सेवा के ऊपर, उसका नाम है मानव उत्थान सेवा समिति, मानव उत्थान सेवा समिति के ये संस्थापक हैं। इनके पिताजी हैं हंस राम सिंह रावत, हंस राम सिंह महाराज, सतपाल महाराज। ठीक है, तो 4 पुत्रों में ज्येष्ठ। मानव उत्थान सेवा समिति देश में इनके अनुयायियों की संख्या 50 लाख से अधिक बताई जाती है। मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने कई स्कूल, अस्पताल, आश्रम, तकनीकी केंद्रों की स्थापना करी। 1955 में ये गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़े और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य के पहले रेल मंत्री बने थे। तो ये पहले ना कांग्रेसी थे। तो ये हमारे स्टेट के जो हैं पहले राज्य रेल मंत्री हैं, ये हमारे स्टेट के पहले राज्य रेल मंत्री हैं। तो सतपाल महाराज जी आज की डेट पे तो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, और जिस समय हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था उस समय ये हमारे राज्य के पहले रेल मंत्री थे। फिर उसके बाद है ये केंद्रीय मंडल में, मतलब ये पहले स्टेट के पहले रेल मंत्री नहीं है, मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर में होते हैं स्टेट मिनिस्टर इंचार्ज, वो थे ये पहले हमारे राज्य से राज्य मंत्री। फिर उसके बाद जो सतपाल महाराज का इम्पोर्टेंट क्या है, मानव उत्थान सेवा कमेटी। तो इनकी उसका नाम क्या है, मानव उत्थान सेवा कमेटी, मानव उत्थान सेवा समिति। और इनके बारे में एक और है कि इनकी बहू एक्टर हैं और मतलब रह चुकी हैं, और साथ में जो है वो शाही घराने को भी बिलोंग करती हैं।
अब है 22वां राज्य स्थापना दिवस। वैसे हमने 23वां पढ़ चुका है, तो 22वें की क्या ज़रूरत है, पर इसमें कुछ डाटाज होते हैं जो काम आ सकते हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं। 22वें राज्य स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को था। इसमें प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार थी। राज्य आंदोलनकारियों की जो वर्तमान पेंशन को बढ़ा दिया गया है, 4,500 व 6,000 रुपये कर दिया गया है। नशा मुक्ति और प्रभावी बनाने हेतु देहरादून व हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। खेल नीति जल्दी घोषित की जाएगी। खेल नीति कब घोषित की, याद हो तो आपको 21 दिसंबर 2021 को घोषित की गई, और 2021 को। और फिर उसके बाद है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। फिर है पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 75 सेवाएं, कितनी, 9 विभागों की 75 सेवाओं को आम जन तक पहुँचाया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के सल्ट थाना, सल्ट याद है ना किसके लिए है, उत्तराखंड का बारडोली को जो है 2021 के लिए उत्कर्ष पुलिस स्टेशन अवार्ड प्रदान किया गया। फिर राज्य के 16 मेधावी छात्र छात्राओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। जौनसर बावन क्षेत्र के कोरुवा गांव निवासी व उत्तराखंड अग्निशमन दल के कार्यकर्ता खजान सिंह तोमर को राष्ट्रपति सेवा मेडल प्रदान किया गया। अब है ये राष्ट्रपति सेवा मेडल होता क्या है। राष्ट्रपति सेवा मेडल जो है एक पदक है जो प्रतिवर्ष इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक के अवसर पे, दिवस के अवसर पे पुलिस सेवा अथवा केंद्रीय पुलिस सेवा या सुरक्षा संगठन में विशिष्ट सेवा प्रदान करने वालों को दिया जाता है। और इसके पात्र वे पुलिसकर्मी होते हैं या फिर वो केंद्रीय सुरक्षा संगठन के कर्मी होते हैं जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर हो। धन्यवाद।